अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सेमा योर पॉलिटी एजुकेटर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, समकालीन दक्षिण एशिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्षों की प्रकृति और इन देशों की आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है। आज हम भारत के आसपास जो राष्ट्र हैं उनके बारे में और दक्षिण एशिया में भारत पड़ता है और उसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उन देशों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत से उन पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं। क्या है दक्षिण एशिया? दक्षिण एशिया क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नज़र आता है। अब देखिए यहाँ पर जब दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो दक्षिण एशिया में भारत के जो आसपास के राष्ट्र हैं ना, उन सभी राष्ट्रों के बारे में पढ़ेंगे। और जो वर्ल्ड का मैप है उसमें जो एशिया है, एशिया में जो साउथ साइड में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम तो साउथ एशिया में कौन कौन से आते हैं। एक तो बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, भूटान भी है और मालदीव भी है। इसके साथ साथ में नेपाल और पाकिस्तान भी है, श्रीलंका। ठीक है, इन सभी देशों के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ की सरकारें कैसी हैं, कौन सी शासन प्रणाली यहाँ पर काम कर रही है और भारत से संबंध कैसे हैं। अब दक्षिण एशिया को कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा विशिष्ट प्रकृति का बनाती है। तो यहाँ पर जो उत्तर है, उत्तर में क्या है? पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, ठीक है। और दक्षिण में है हिंद महासागर, पश्चिम में है अरब सागर और पूरब में है बंगाल की खाड़ी। परंतु चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, लेकिन हम चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं कह सकते हैं। दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है और भारत एक राष्ट्र के रूप में हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। अब देखिए ये जो दक्षिण एशिया है यहाँ पे विविधताएं हैं, अलग अलग शासन प्रणाली अपनाई गई हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, एक दूसरे से संबंध दूसरे हैं, उनकी विदेश नीतियां अलग हैं, उनकी अर्थव्यवस्था की स्थिति अलग है, अर्थव्यवस्था चलाने का तरीका अलग है, पॉलिसीज़ और नीतियां भी अलग हैं। और भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक देश ही रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा अगर लोकतांत्रिक राष्ट्र के बारे में बात की जाए तो वो कौन है? भारत। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। अब अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बात करें कि वहाँ की अर्थव्यवस्था और वहाँ की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो वहाँ पर लोकतांत्रिक भी शासन रहा है और सैनिक शासन भी वहाँ पर हमेशा से होता आया है। समय समय पर परिस्थितियाँ बदलते बदलते वहाँ पे शासन की व्यवस्था भी बदली है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार दो लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, तो पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में क्या हुआ, लगातार जल्दी जल्दी दो सरकारें बनी और वो गिर भी गई। पहली सरकार है बेनज़ीर भुट्टो की और दूसरी है नवाज शरीफ की। परंतु 1999 से तख्ता पलट होने के बाद सैनिक शासन लागू है। सन 2006 तक नेपाल में राजतंत्र स्थापित था। अब हम ये जो दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो दक्षिण एशिया में आने वाले जो भी कंट्रीज़, जो भी राष्ट्र हैं, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा उनकी प्रकृति को समझ लेंगे इसी टॉपिक में। तो यहाँ पर जो नेपाल है, नेपाल में 2006 तक राजतंत्र की स्थापना रही है। उसके बाद में यहाँ पर एक सफल जन विद्रोह हुआ और यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हुई। तो सबसे बाद में लोकतंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ? तो नेपाल में।
अब हम पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा बार बार हुआ है कि वहाँ पे सैनिक शासन लागू होता है, फिर लोकतंत्र लागू होता है। तो इन परिस्थितियों को बदलने का कारण क्या है, वहाँ की कमियाँ क्या हैं मौजूदा, इनके बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया, परंतु यह शासन कुछ दिन ही चला और जल्द ही सैनिक शासन लागू हुआ। अब पाकिस्तान की सैनिक शासन की बागडोर याहिया खान ने संभाली, परंतु 1971 में बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। अब देखिए, पाकिस्तान में पहला जो संविधान बना तो उसकी बागडोर, शासन की बागडोर किसने संभाली? जनरल अयूब खान ने। इसके बाद में जब निर्वाचन हुआ और कुछ दिन तक ये सरकार चली और उसके बाद में सैनिक शासन फिर से लागू हो गया। अब पाकिस्तान की सैनिक शासन की बागडोर याहिया खान ने संभाली। फिर जो कुछ दिन संविधान चला लेकिन संविधान वो सफल नहीं हो पाया और सैनिक शासन लागू हो गया। तो सैनिक शासन लागू हो गया तो उस सैनिक शासन की जो बागडोर थी, जो नेतृत्व था, किसने किया? याहिया खान ने किया। लेकिन 1971 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ बांग्लादेश संकट को लेके, बांग्लादेश को लेके, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान ये बांग्लादेश को कहा जाता था और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान को कहा जाता था। जब पाकिस्तान कह रहा था कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो उसका हिस्सा है और भारत कह रहा था कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो भारत का हिस्सा है। इसके बीच में लड़ाई हुई और जो पाकिस्तान था उसको हारना पड़ा और बदले में बांग्लादेश से हाथ धो बैठा। पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। आपको ये हमेशा याद रखना है कि 1971 में बांग्लादेश संकट आया और किन दो देशों के बीच में लड़ाई हुई और कौन सा देश जीता। बांग्लादेश संकट का आपको ईयर याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ ईयर लिखे हुए हैं और कुछ लोगों के नाम लिखे नेताओं के। तो ये ईयर वो हैं जब जिस व्यक्ति ने शासन किया है पाकिस्तान पर। 1971 से 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शासन किया। फिर 1977 से 1982 तक जनरल जियाउल हक ने अपना शासन किया या फिर सरकार बनाई या फिर सैनिक शासन लागू हुआ। 1982 से 88 तक बेनज़ीर अली भुट्टो ने, 1988 से 1999 तक नवाज़ शरीफ ने और 1999 से 2001 यानी कि 2001 तक परवेज़ मुशर्रफ की सरकार रही। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के कई कारण हैं। अब यहाँ पे कुछ रीज़न दिए हुए हैं, कुछ कॉजेज़ दिए हुए हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं हो पा रहा। वहाँ बार बार संविधान लागू किया जा रहा है लेकिन फिर भी वो संविधान एक तरीके अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी वहाँ पर नहीं अपना काम कर पा रही है। तो इसके कारण क्या हैं? पहला रीज़न, सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, तभी सैनिक शासन कायम रहता है। जब पाकिस्तान है तो वहाँ पर जो धर्मगुरु होते हैं, वहाँ पे के जो भूस्वामी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो अभिजन हैं, जो वहाँ पे एक पढ़ा लिखा तबका है, वो हमेशा चाहता है कि वहाँ पर सेना ही काम करे, कोई सरकार या फिर कोई संविधान वहाँ पर लागू ना हो। दूसरा कारण है पाकिस्तान और भारत के कटु संबंधों के कारण सेना समर्थक जनसमूह ज़्यादा मजबूत रहता है। इसका दूसरा जो रीज़न है कि जो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है ना वो हमेशा ख़राब रहते हैं, हमेशा ख़राब रहते हैं और उन संबंधों के चलते वहाँ की जो जनता है वो ये चाहती है कि यहाँ पर सैनिक समर्थन रहे, ना कि डेमोक्रेसी या फिर कोई संविधान लागू हो। राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट के कारण अब वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें भी काफ़ी करप्शन है, भ्रष्टाचार को लेके वो चलती हैं और जो लोकतंत्र वहाँ पे अपनाया जाता है, जो वहाँ पर डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है, उसमें भी काफ़ी कमियां हैं, उसमें सुधार की ज़रूरत है। यहाँ स्वतंत्र साहसी प्रेस मौजूद है और वहाँ पर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया को काफ़ी सारे वहाँ पर अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी खबर होती है तो वो जल्दी से उसको
पूरी दुनिया तक या फिर पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाती है। और मानवाधिकारों जैसे आंदोलन बहुत जल्दी और काफ़ी मजबूती से उभर कर सामने आते हैं। अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। और जो अमेरिका जैसे देश है ना, अमेरिका जैसे देश और पश्चिमी देश जो भी हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण वहाँ पर हमेशा सैनिक शासन को ही बेहतर साबित करने की कोशिश की है और लोकतंत्र के बारे में कोई बात ही नहीं की। तो ये सारे कारण थे पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने के। अब हम पढ़ेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र। बांग्लादेश का कैसी प्रकृति है इसके बारे में पढ़ेंगे। सन 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का ये क्षेत्र बना था। अब देखिए, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो 1947 से 1971 तक का टाइम पीरियड पढ़ेंगे। इसके आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन जो ये बांग्लादेश था इसमें लोकतंत्र कैसे आया और बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे बना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग होती है अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो अंग्रेजी राज के समय जो ये बंगाल था और असम था, इसी के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का एक क्षेत्र बना था। यानी जो कुछ असम का हिस्सा और कुछ बंगाल का हिस्सा को मिलाकर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान के तुरंत निर्माण के बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान बना तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ बंगाल और असम का मिला जुला था ना यहाँ पे क्षेत्र, तो बंगाली संस्कृति के लोग थे, ठीक है। बंगाली संस्कृति और बंगाली भाषा के कुछ लोग थे, उन्होंने अपने साथ जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उनके साथ जो मिसबिहेव हो रहा था, उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन कर दिया तथा पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। और ये आंदोलन, ये जो जन प्रदर्शन हुआ, जनता ने जो संघर्ष किया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। अब वो जो पश्चिमी पाकिस्तान था, जिसको अभी हम पाकिस्तान बोलते हैं, वो पाकिस्तान कहता था कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो उसी का हिस्सा है। और वहाँ पे जो पाकिस्तान की जो सैनिक शासन था और जो वहाँ की सरकारें थी, वो भी उसी पर, पूर्वी पाकिस्तान पर भी अपना दबदबा जमाए रखना चाहती थी। और यही दबदबा वहाँ की जो पूर्वी पाकिस्तान थे, वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इसी के खिलाफ वो हमेशा जनसंघर्ष किया करते थे। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली, परंतु सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था। अब देखिए, यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान 1970 में चुनाव हुए और वो आवामी लीग के नेता थे। उनको सारी सीटों पर तो विजय प्राप्त हो गई, लेकिन जो असली बागडोर थी वो पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथ में थी। और शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया। उसको सारी सीटों पर विजय प्राप्त हुई इसीलिए कि उसकी सरकार ना बन जाए और वो जन समर्थन और ज़्यादा बड़े लेवल पे ना फैल जाए। इसको रोकने के लिए इन्होंने, पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने क्या किया, मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। और जो जन आंदोलन हो रहा था, बंगाली जनता जो थी, जो बंगाली बोलते थे लोग, जो बंगाल से बिलोंग करते थे, उनकी जो आंदोलन था, उनका जो जन विद्रोह था, उसको कुचलने की कोशिश की। कई लोग मारे गए और बचे हुए भारत पलायन कर गए। अब जब इस आंदोलन को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की गई तो काफ़ी लोगों को वहाँ पर मार दिया गया और जो लोग बच गए थे वो भारत की ओर पलायन के लिए भाग गए, एक शरणार्थी के रूप में।
भारत के लिए चुनौती बन गया। अब जो लोग पलायन करके आए थे, जो लोग वहाँ से भाग कर आए थे, शरणार्थी के रूप में थे, भाई भारत के ऊपर तो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि जो वहाँ के लोग हैं उनको सुरक्षा किस तरह प्रदान की जाए और उनकी नागरिकता को कैसे बचाया जाए, इसके लिए बहुत दिक्कत हो गई। तो परिणाम क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या आया? 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया और तथा पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में सामने आया। 1971 में अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था कि बांग्लादेश संकट जिसको बोलते हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया, एक युद्ध हो गया जिसमें पाकिस्तान जिसको हम पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं उसकी हार हो गई और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके साइड से भारत लड़ रहा था और उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और उसका पूर्वी पाकिस्तान नाम बदलकर बांग्लादेश नाम रख दिया गया। इसके बाद 1975 में जियाउल रहमान, 1979 में लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद तथा 1991 से बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हो गया। ये बांग्लादेश का संकट खत्म होने के बाद, बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद भी 1975 में, 79 में, 99 में यहाँ पर सरकारें बदलती गईं और 1991 से जो है बहुदलीय यानी कि एक दल को नहीं काफ़ी सारे दलों को चुनावों में हिस्सा लेने का अधिकार मिला और लोकतंत्र कायम कर दिया गया। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय, टेक केयर।